हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आखिर 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन क्यों होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, और यदि नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य है, तो उसके लिए भी जानना जरूरी है कि आखिरकार 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन क्यों माना जाता है। आप जानते हैं 21 जून को ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही है? आखिर क्यों कि 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आज के दिन सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन होगा। आज 21 जून है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो पता होगा, अगर नहीं है तो आपको हम बता देते हैं कि ये हमारा यहां पर सन है, सूरज है। इंक ले लेते हैं। ये हमारा यहां पर सूरज है। सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं, यह पड़ता है। ओके, मरकरी जिसको कहते हैं। इसके बाद शुक्र ग्रह पड़ता है। इसके बाद पृथ्वी पड़ती है। इसके बाद आपका मंगल यानी मार्स पड़ता है। इसके बाद आप जो ये देख रहे हैं, ये पत्थरों की एक बेल्ट है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ ऐसे एक गोला चक्कर लगाती है। आप जानते हैं कि एक साल भर में एक चक्कर लग जाता है। साल भर ही इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी हमारे सूरज का चक्र एक साल यानी 365 दिन में लगाती है। हालांकि 365 कुछ घंटे होता है, वो हम ज्योग्राफी की क्लास में हम समझाते हैं, बट आपको ये जानना है कि साल भर में चक्कर लगाता है, इसीलिए एक वर्ष बन जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो स्टेरॉइड की जो बेल्ट है, जिसे हम पत्थरों की एक बेल्ट कहते हैं, ये भी हमारे सूरज के चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाती रहती है। उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति। इसके बाद शनि है यानी सैटर्न। इसके बाद अरुण, और ये आपका है वरुण। अरुण को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस, और ये है आपका नेपच्यून। ठीक है, आपको इसकी स्थिति समझ में आ गई है। तो हमारी पृथ्वी कहां है? ये वाली हमारी पृथ्वी है। इसी के बारे में आपको समझना है कि पृथ्वी से आप अगर देखें तो इनकी दूरी कुछ है, पत्थरों की, और इससे भी दूरी है, इनके बीचों बीच में है सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वो एक पिंड होता है बड़ा, जिसमें एक अट्रैक्शन यानी खींचने की, गुरुत्वाकर्षण होता है। इसके पास अपनी एनर्जी नहीं होती। हालांकि सूरज जो है, इसके पास में भी गुरुत्वाकर्षण है, बट अपनी एनर्जी है। इसी की रोशनी इन सभी ग्रहों पर जाती है, और जिन जिन ग्रहों पर ये जा रही है उन्हीं को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और सोलर सिस्टम में हमारे 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह हैं। एक और हुआ करता था, लेकिन हमने उसे ग्रह मानने से अब मना कर दिया है, और उसका एक नंबर दे दिया है 13 43 40। प्लूटो की बात कर रहे हैं हम। 24 अगस्त 2006 से हमने उसे ग्रह मानना बंद कर दिया है। अब ये हमारे ग्रह है। क्यों बंद किया है, क्या कारण है कि प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते हैं, ये ज्योग्राफी की क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हमने ये जान लिया कि हमारे इतने ग्रह हैं। यहां हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। इधर से आपका ये मंगल ग्रह है, ये भी चक्कर लगा रहा है सूरज के, और ये बृहस्पति। लेकिन इनके बीच में ये पत्थर हैं। पत्थर के पास अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जबकि मंगल के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसे खींचेगा। पृथ्वी भी अपनी तरफ खींचेगी, और ये आपका जो बृहस्पति है, ये भी अपनी तरफ खींचता है। आप जब छत पर ऊपर होते होंगे, अगर ऊपर से कूदें तो नीचे ही क्यों आते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो सभी ग्रहों पर अपना अपना एक गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, ग्रेविटी जिसको कहते हैं। अब यहां पर एक बात समझनी है कि हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इधर मंगल ग्रह भी चक्कर लगा रहा है। तो मंगल ग्रह इन्हीं पत्थरों को अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इधर बृहस्पति खींचता है, तो बृहस्पति अपनी तरफ खींचता है, जबकि ये बेल्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे पत्थर हैं इस पर। तो यहां मंगल अपनी तरफ खींच करके, अब स्पेस में आप जानते हैं जो ब्रह्मांड है, इसमें कुछ भी, केवल दूर दूरी पर सब बहुत सारे तारे पिंड ऐसे हैं, तो बीच में तो कुछ है नहीं। तो यह मंगल ग्रह इन पत्थरों को अपनी ओर खींचता है, और खींचते ही या तो इसके ऊपर गिरेंगे या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो सामने क्या मिलेगा आपको? यही
पृथ्वी। तो यही पत्थर हमारे इस पृथ्वी पर टकरा करके गिरेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्थर आए और हमारी पृथ्वी उसी डायरेक्शन से जा रही है बट आगे निकल गई, पीछे से पत्थर निकल गया, ऐसा भी होता है। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि यही पत्थर हमारी पृथ्वी पर आकर के टकराते हैं और हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं। तो आप जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर एक कवच होता है, सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं वायुमंडल। यही वायुमंडल इस पत्थर को जब आता है हमारी पृथ्वी की तरफ तो इसे जलाकर राख करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे वायुमंडल में यह पत्थर प्रवेश करता है तो हमारी पृथ्वी उसे जलाती है घर्षण के कारण, इसीलिए वह हमें टूटता हुआ तारा दिखता है। बहुत से लोग टूटता हुआ तारा देख करके मन्नतें मांगते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह तारा है? नहीं, वह क्या है? वह है एक पत्थर। उसकी हालत खुद खराब है, वो टूट करके पृथ्वी पर गिर रहा है, जल रहा है और आप मन्नत मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वह टूटता हुआ तारा नहीं होता। वह क्या होता है? हमारी पृथ्वी पर गिरने वाला उल्का पिंड। कई बार यह उल्का पिंड या तो जलेगा, और जलेगा तो बहुत ज्यादा राख होगी, बहुत बड़े पिंड होते हैं तो राख भी तो पृथ्वी पर गिरेगी, और पृथ्वी हमारी ऐसे घूम ही रही है। अब जब कोई चीज घूम रही होती है, इस पर आप वजन डालते जाएंगे तो इसका घूमना जो ऐसे सीधे घूम रहा है, क्या इसमें झुकाव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये झुक जाती है। ये प्रक्रिया हम आपको आज 21 जून को बता रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया तो बहुत पहले से चल रही है, लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से चल रही है। तो आए दिन रोजाना बहुत सारे पिंड टकराते हैं और गिरते हैं। आप जाएं तो छत पर जाकर के देख सकते हैं कि टूटता हुआ तारा आपको कहां दिख रहा है? तो वो क्या है? एक जलता हुआ उल्का पिंड, जिसे पृथ्वी जलाकर राख करने की कोशिश करती है। अब जब यह पृथ्वी पर या तो राख गिरेगी या खुद गिर जाएंगे, जैसे कि लोनार मुंबई महाराष्ट्र में भी एक ऐसा पत्थर गिरा था। अब जब पत्थर नीचे गिरेगा पृथ्वी पर, जलाने की कोशिश भी की होगी लेकिन नहीं जल पाया, बहुत बड़ा था। तो पत्थर जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगा तो वहां गड्ढा करेगा और आने वाले समय में वहां बारिश होगी तो पानी भरेगा और फिर क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। आप जानते हैं लोनार झील इसी का उदाहरण है। झील यानी चारों तरफ से पानी बंद, पानी रुका हुआ है। अब यही पृथ्वी पर जब ऐसे पिंड रोज गिरेंगे, रोज राख गिरेगी, तो बताइए इसकी जो घूमने की डायरेक्शन है, थोड़ा बहुत तो झुकाव आएगा इसमें। तो यही झुकाव इसमें आ रहा है। पहले यह पृथ्वी जब घूमती थी तो बिल्कुल सीधे घूमती थी ऐसे, लेकिन यह पृथ्वी वजन इस पर बढ़ता जा रहा है और यह अब ऐसे घूमने लगी, हल्की तिरछी। कितनी तिरछी? 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। क्यों झुकी हुई है? क्योंकि यह पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते चले आ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है उस पर। इसकी वजह से पहले 0 डिग्री थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ ही करोड़ वर्ष पहले 19 डिग्री थी और अब 23.5 डिग्री है, और आने वाले करोड़ों वर्ष बाद यह 23.5 डिग्री से ज्यादा झुक जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह बात हमें कैसे पता चली? कि जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो ऐसे घूमना चाहिए, बिल्कुल सीधे, लेकिन वह घूमती कैसे? ऐसे हल्का सा तिरछापन अभी आपको दिखाएंगे। इसी घूमने की जो प्रक्रिया है यह कैसे होती है, इसके बारे में एक बार आप ये देख लीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, एक बार देखिए। हमारे जो ग्रह हैं वो किस प्रकार घूम रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। आप ये देख लीजिए, ये हमारा बीचों बीच में क्या है? ये हमारा सन है, ये हमारे बाकी ये पृथ्वी घूम रही है, ये सभी ग्रह आपको दिख रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद एक और थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ये बेल्ट दिखाई पड़ रही है, ये आपको बेल्ट दिखाई पड़ रही है पत्थरों की, ये भी घूमती है। ये आपका जुपिटर दिखाई पड़ रहा है, ये अर्थ दिखाई पड़ रही है, मार्स दिखाई पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? ये वाला मार्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये शुक्र ग्रह दिखाई पड़ रहा है, ये पृथ्वी है, ये आपका यहां पर बुध ग्रह घूम रहा है सबसे नजदीक। इसी प्रकार और थोड़ा सा देख लीजिए जिससे कि आपका पूरा डाउट अगर है तो वो क्लियर हो जाए। ये हमारा सन है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से सन इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारी जैसी पृथ्वियां 13 लाख इस सन में समा सकती हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा है। हमारे नजदीक सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूरज। दूसरा एक और तारा है बट वो दूर है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
ये आप देख लीजिए, हमारा इस ब्रह्मांड में रणधीर एजुकेशन भी दिख रहा है। यहां पर आपको सारे ग्रह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्रह किस तरीके से घूम रहे हैं, कौन सा ग्रह की स्थिति क्या है। ठीक है, अब यहां पर हमने आपको ये जो इमेज दिखाई है, ये है उल्कापिंड की। तो पृथ्वी पर ये उल्कापिंड किस प्रकार गिरता है, देखिए छोटे छोटे पत्थर हैं, ये जलते हैं और जलते हुए या तो गिरेंगे या फिर इनकी राख बन करके गिरेंगे, तो पृथ्वी पर वजन बढ़ेगा। इसीलिए हमारी पृथ्वी क्या है, झुक जाएगी। इसीलिए हमारी पृथ्वी का जो ग्लोब आता है वो ऐसा झुका हुआ आता है। आपको यहां पर ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है ना, ग्लोब नीचे से रखा है, ऊपर से पृथ्वी आपको थोड़ी सी तिरछी दिख रही है। और देखिए ये वाली जो व्हाइट वाली, ये आपको ये व्हाइट वाली जो दिख रही है, ये भी आपको तिरछी दिख रही है। रीजन क्या है, ये बीचों बीच है पृथ्वी का, बट तिरछा क्यों है, तिरछा बनाया गया है क्योंकि हमारी पृथ्वी ठीक ऐसी ही है जैसी कि ग्लोब में आती है, तिरछी। ओके, क्यों है, उल्कापिंडों के गिरने के कारण। आगे समझते हैं। देखिए अब यहां पर इसी पृथ्वी के हम पास में आ गए हैं और पृथ्वी का मैप हमने ले लिया है, ग्लोब है ये। अगर हम इस पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करते, यहां से बीचों बीच से, तो पृथ्वी आभासी लाइन के द्वारा हम बीचों बीच से डिवाइड कर सकते हैं, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड होकर के एक लाइन खींच लेते हैं। पृथ्वी को ऊपर से आधे हिस्से में डिवाइड करें और नीचे से भी आधे हिस्से में डिवाइड करें, यानी बीचों बीच से इक्वल कर दे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर नाम आपने सुना होगा, इक्वेटर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन, सब इसी के नाम है। यहां पर 0 डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 0 डिग्री है। पेन दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि यह 0 डिग्री है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, ये वाला हमारा क्या है, 0 डिग्री है। इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से डिग्री बढ़ते हुए जाएंगे और यहां तक हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार नीचे भी आएंगे अगर यहां से, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते हुए यहां भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, और इसके पीछे भी तो है 90 डिग्री, 90 डिग्री डबल, तो कितना हो जाएगा 360। और कोई भी गोला 360 डिग्री का होता है। तो इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं चूंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, भूमध्य रेखा चूंकि भूमि के बीचों बीच में है, या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो सूरज की जो रोशनी पड़ती है वह रोशनी एकदम डायरेक्ट बोले तो लंबवत इस पृथ्वी पर टकराती है, तो किसी विशेष हिस्से पर जाती है। हमने देखा कि जब हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है साल भर, तो किस किस एरिया तक उसकी लंबवत किरणें जाती हैं। लंबवत का मतलब आप ऐसे समझिए कि मानिए कि हमारे पास टॉर्च है और हम आपको ये टॉर्च दिखा रहे हैं और आपके सर पर, यहां पर माथे पर टॉर्च दिखा रहे हैं, तो हमने टॉर्च आपके ऊपर डाली और इसमें से रोशनी नहीं, अग्नि निकलती है, तो आपको जलाएगी कि नहीं जलाएगी, जलाएगी। लेकिन इसके आसपास पीछे ऊपर इधर उधर रोशनी तो करेगी ना। ऐसे ही बता रहे हैं कि सूरज भी जब किरणें डालता है इस पृथ्वी पर, तो इसका एक हमने देखा कि इसकी किरणें इससे ऊपर कभी नहीं जाती, ऊपर वाली लाइन को भी, और नीचे भी देखा, एवरेज निकाला कि इससे ऊपर कभी भी लंबवत किरणें, रोशनी जाती है लेकिन कैसी, लंबवत नहीं, इसलिए उसकी तपिश कम होती है। लेकिन जब लंबवत पड़ेगी, सीधे पड़ेगी, तो इसकी तपिश ज्यादा होगी। तो एक लाइन यहां पर हमने खींची ऊपर, यानी हमने देखा कि कभी भी सूरज इस लाइन से ऊपर अपनी रोशनी लंबवत नहीं डालता है। ठीक है, नीचे भी एक लाइन देखी कि इससे नीचे कभी नहीं डालता है, ये लाइन। तो अगर ऊपर वाली लाइन का नामकरण करना पड़े और 0 डिग्री के आधार पर करें तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यह डिग्री बनता है 23.5 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार हमने देखा कि सूरज की लंबवत किरणें नीचे भी 23.5 डिग्री तक पहुंचती हैं, उसके नीचे कभी नहीं पहुंच पाती। बात क्लियर है, सूरज की लंबवत किरणें हमारी केवल और केवल इन्हीं के बीच रहती हैं। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हम आपको यह बता रहे हैं कि 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन क्यों होता है। ठीक है, यह बात आपने समझ ली कि सूरज कभी भी इससे ऊपर अपनी लंबवत किरणें नहीं डालता है।
यानी जहां भी लंबवत किरणें पड़ेंगी वहां पर तपिश ज्यादा होगी, तो गर्मी वाला क्षेत्र यही है, क्योंकि सूरज यही घूमता है साल भर। अब आपको लेजर के माध्यम से समझा दें कि सूरज कैसे चलता है जी। तो सूरज कैसे चलेगा ये देख लेते हैं। सूरज कैसे चलेगा लेजर के माध्यम से हम यहां पर देखेंगे। देखिए यहां पर सूरज जब होता है यहां पर, इसके बाद सूरज अब यहां से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, धीरे 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 यहां पर आता है। बीचों बीच में जब सूरज होगा तो आप खुद सोचिए, ऊपर के गोलार्ध में और नीचे के गोलार्ध में दिन और रात सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसके बाद यही सूरज आगे जाता है और यहां तक जाता है, बस इसके बाद इसकी लंबवत रोशनी ऊपर कभी नहीं जाती, इस 23.5 डिग्री के नीचे ही रहती है। इसके बाद वापस आ जाता है यहां तक रहेगा, नीचे वाली लाइन तक। इसके बाद ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। जाने में 6 महीने लेता है, आने में भी 6 महीने, बस इसी के बीच इसकी लंबवत किरणें पड़ती रहती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस 23.5 डिग्री का क्या और कोई नाम नहीं है, तो हाँ जी, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, और वो नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। या फिर नीचे वाली जो 23.5 डिग्री की है जो कि साउथ में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, जबकि नीचे वाला साउथ गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इस वाली लाइन को बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली, जबकि ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको सूरज की स्थिति के आधार पर बता दें कि हमने बताया कि 6 महीना ऊपर जाने में, 6 महीना नीचे आने में। तो यहां से हम सूरज को स्टार्ट करते हैं, यहां से बिल्कुल बीचों बीच में हमारा सूरज जब होता है, तो यह तारीख जो होती है यह 21 मार्च होती है। 21 मार्च, 21 मार्च के दिन हमारा उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, इसमें दिन और रात बराबर होंगे। इसके बाद यह सूरज धीरे धीरे मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, इस तरीके से बढ़ते हुए अप्रैल, मई और यह फाइनली जून में पहुंचता है। तो कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी जो लंबवत चमकती है, किरणें, वो कब चमकती हैं? 21 जून को चमकती हैं। बात क्लियर है? 21 जून को चमकती है। इसके बाद सूरज फिर से वापस आता है। तो जून के बाद जैसे जैसे वापस आएगा, तो जून, 22 जून, 23 जून, जुलाई, अगस्त और फिर से यहां आ जाएगा सितंबर में। और सितंबर में कौन सी तारीख? 23 सितंबर। 23 सितंबर को फिर से वही कंडीशन हो जाती है जो कि 21 मार्च को थी, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। इसके बाद यह सूरज फिर से नीचे की तरफ जाता है और नीचे जाएगा सितंबर, 23, 24, 25, 26, इस तरीके से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में लास्ट आपका मकर रेखा पर चमकता है और यह दिसंबर में तारीख होती है 22 दिसंबर, यानी सूरज की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकती हैं, जबकि कर्क रेखा पर 21 जून। अब एक बात सोचिए, हमारा सूरज 6 महीने में जाना और 6 महीने में आना, दोनों काम हो रहे हैं। आप अब अपना भारत देखिए कहां पर है। तो हमारा भारत ये रहा, ये हमारा भारत है कि नहीं? ये हमारा भारत है। अब भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से हैं 8 राज्य। हालांकि जब हम ज्योग्राफी की क्लास लेते हैं तो वहां पर ट्रिक के माध्यम से भी याद कराते हैं, मित्र पर गमछा झार, 8 के 8 राज्य याद हो जाते हैं कि कहां से यह कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा ये सूरज के सामने पड़ता है, जबकि ऊपर का हिस्सा सूरज के सामने नहीं पड़ता है। मतलब सामने मतलब
लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं। अब एक बात सोचिए कि जब हम यहां सितंबर में थे, सितंबर में हमारे देश में, भारत में, उत्तरी गोलार्ध में, भारत में कैसा मौसम होता है? सितंबर में नॉर्मल, शाम को और सुबह के टाइम हल्का सा सर्दी का टाइम थोड़ा होता है, उसके बाद नॉर्मल ही रहता है। अगर सितंबर के बाद देखें तो अक्टूबर, क्योंकि सूरज हमसे, हमारा भारत तो ये रहा, हम यहां पर हैं यूपी में इस कर्क रेखा से ऊपर, तो सितंबर के बाद धीरे 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 सूरज हमसे दूर जाता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और दिसंबर में हमसे सबसे दूर कब होता है? 22 दिसंबर। इसीलिए सूरज दूर है, उसकी लंबवत किरणें हमसे दूर हैं, लंबवत किरणें हम पर नहीं आ रही हैं, और सूरज की स्थिति भी काफी दूर है। इसीलिए आपने देखा होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर्दियां पड़ती हैं। सितंबर के बाद धीरे 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 आपकी सर्दियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर सूरज की स्थिति क्या है? बहुत दूरी पर है। ठीक है, अगर आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया है, उस समय पर ऑस्ट्रेलिया में कैसा हाल होता है? जैसा हमारा जून में होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये है और यहां पर इसके नजदीक हमारा ये सूरज पहुंच गया है और हमसे दूर है, तो हमारे यहां सर्दी, उनके यहां गर्मी। लेकिन जब वापस आता है सूरज, तो वापस आएगा यहां पर, फिर से बनेगा मार्च, 21 मार्च, और मार्च को आकर के फिर से दिन और रात सेम सेम हो जाएंगे। लेकिन यहां से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा सूरज, अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे और रातें छोटी होना शुरू हो जाएंगी, और फाइनली जब सूरज पहुंचेगा यहां पर, तो यहां पर तारीख होगी 21 जून, और फाइनल दिन होता है ये 21 जून। इस दिन हमारा सूरज की जो लंबवत किरणें हैं वह कर्क रेखा पर सीधी चमक रही होती हैं। इसके बाद सूरज नीचे जाना शुरू कर देता है। तो 21 तारीख फाइनल है, जिस दिन हमारा सूरज कर्क रेखा पर सीधी लंबवत किरणें डालता है और भारत पर यह किरणें सीधी पड़ती हैं। तो भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यही होता है। उत्तरी गोलार्ध बोले तो ये सारा क्षेत्र। इसके बाद धीरे धीरे दिन घटना शुरू हो जाते हैं, और गर्मी भी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सूरज अब हमारे नजदीक आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो आपको ये तारीखें, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तारीखें याद रखिएगा। यहां पर 21 मार्च को दिन और रात बिल्कुल बराबर होगा। 21 मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो समय अवधि होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और 21 जून को फाइनली सबसे बड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करता है। उसके बाद 23 सितंबर को फिर से दिन और रात सेम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं और रातें बड़ी। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत यहां है तो हमने अपने भारत को समझ करके ये चीज, सिचुएशन यहां पर इमेजिन कर ली है कि किस प्रकार हमारे देश में ये समय बढ़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, अब एक बात और यहां पर समझा दें, कि वो समझा दें ये कि ये हमने यहां पर एक कलर ये ड्रॉ किया है, यही ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूरज रहता है, और इसके बीच में जो इक्वेटर है ये वाला, यहां पर तो भैया सूरज नीचे से आता है तब भी इसको तपाता है, और ऊपर से जब वापस आता है यहां से तब भी इसको तपाता है, आएगा जाएगा इसको तपाएगा। तो विषुवत रेखा पर जितने भी देश हैं उनमें गर्मी ज्यादा पड़ती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गर्मी आपको कहां देखने को मिलेगी? जो विषुवत रेखा पर देश हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे वैसे वैसे थोड़ी सी गर्माहट यानी गर्मी थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। अब गर्मी के हिसाब से ही तो इंसान की जलवायु के हिसाब से इंसान का कलर, कद और रूप होता है। इसीलिए आपने देखा कि यहां पर जो लोग रहेंगे कर्क रेखा पर, वह लोग एकदम काले होंगे, स्किन उनकी बहुत मोटी होगी। अगर आप उनमें घूसा भी मारेंगे तो शायद उनको कुछ नहीं होगा, एक दो घूसे से, तो क्योंकि उनकी स्किन काफी हार्ड या मोटी होती है। इसके बाद ये सूरज ऊपर की तरफ, यानी रोशनी जो है हम ऊपर की तरफ अगर आए कर्क इससे विषुवत रेखा से, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर लोग गोरे होना, यानी गोरे मतलब इनके कंपैरिजन में यहां पर कम काले मिलेंगे। इसीलिए दक्षिण भारत हमारा इस विषुवत रेखा से इतनी दूरी पर है, तो दक्षिण भारत में आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, इन सब देशों राज्यों के बारे में जानते हैं, यहां पर लोग काले काले मिलते हैं।
स्किन मोटी होती है। धीरे धीरे आप आइए मध्य प्रदेश की तरफ। अब धीरे धीरे हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहां मध्य प्रदेश में गोरा, काला, सांवला ऐसे लोग मिलते हैं। स्किन थोड़ी सी पतली हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आइए, यूपी, उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर। बताइए क्या विषुवत रेखा से जम्मू कश्मीर दूरी पर है? और यहां के बाद ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर तो लंबवत किरणें कभी जाती भी नहीं है, इसीलिए ये लोग गोरे होते चले जाते हैं। इसके बाद मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना में और ज्यादा गोरे मिलेंगे, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतने लोग गोरे होते चले जाएंगे। इसके बाद रूस में आप जानते हैं कि यहां से भी ज्यादा गोरे लोग होते हैं। अब जो आदमी यहां रह रहा होगा यूरोप में, क्योंकि यूरोप तो इस कर्क रेखा से बहुत ऊपर है, तो वहां पर तो लोग बहुत गोरे होंगे, स्किन बहुत पतली होगी। ठीक, इसको उलट आप नीचे की तरफ देखिए, तो यहां पर अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहां पर तो काले लोग ज्यादा मिलते हैं, और यहां पर नीचे की तरफ, यहां इस जगह पर, यहां गोरे लोग ज्यादा मिलेंगे, यहां पर गोरे लोग ज्यादा मिलेंगे। न्यूजीलैंड में गोरे लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है, सूरज के आधार पर है। भाई आप उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा गोरे मिलते हैं या फिर जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में ज्यादा गोरे हैं, या फिर चाइना में ज्यादा गोरे हैं, या फिर रूस में ज्यादा गोरे हैं, या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इनमें ज्यादा गोरे हैं? तो जितना ऊपर आप जाएंगे उतने ही लोग गोरे होंगे। अंग्रेज इसीलिए गोरे होते हैं क्योंकि उनके देश की स्थिति हमारे सूरज के अकॉर्डिंग थोड़ी ऊपर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यह समझ में आया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, कि फाइनली यहीं पर हमारा सूरज चमक रहा होता है, लास्ट डे होता है वो। और इसके बाद, आज के बाद यह धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, और यहां से दिन धीरे धीरे मिनट के हिसाब से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे। अब जितना दूरी पर जाएगा, दिसंबर के टाइम पर यह हमसे काफी दूरी पर होगा। दिसंबर में हमारे यहां पर सर्दी पड़ रही होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी। इधर का ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पर क्या पड़ रहा होगा, गर्मी पड़ रही होगी। भारत हमारा ये रहा। आपको समझ में आ गया है कि भारत कैसी स्थिति पर है। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग थोड़े से काले, लेकिन उत्तर भारत के लोग थोड़े से गोरे होते हैं। सब कमाल सूरज का है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। अब यहां पर हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ा दिन जो है वो तो 25 दिसंबर है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है, हो सकता है आप कमेंट करते, लेकिन कमेंट से ही पहले बता दें कि 25 दिसंबर जो है इसको बड़ा दिन कैसे मानते हैं। जैसे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन उनका सिलेक्शन होगा उनके लिए सबसे बड़ा दिन वही होगा। लेकिन क्या वाकई में जो समय की अवधि है हमारे दिन की, क्या वो बड़ी होगी? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसे ही ईसा मसीह का जन्म मानते हैं 25 दिसंबर में, तो बर्थडे मनाते हैं ईसाई, और वो कहते हैं आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारे ईसा मसीह का बर्थडे है। तो वो उस प्रकार है, ना कि इस प्रकार। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में, हमारे भारत में। लेकिन सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में या ऑस्ट्रेलिया में, वो कब है? 22 दिसंबर। दिन और रात बराबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। आप याद रखिएगा, यही सिचुएशन होती है। 22 दिसंबर, इसके अलावा हमने 25 दिसंबर भी आपको बता दिया है कि 25 दिसंबर क्या है, ईसाइयों के यहां आप मनाते हैं ईसा मसीह का जन्म दिवस, इसीलिए आप बड़ा दिन मानते हैं। ठीक है, आगे देखें, ये हमने उसी का एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, लाइंस आपको बता दी है, कौन सी लाइन क्या है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आगे आज का जो है योग दिवस है, ऐसा क्यों है ये समझिए। अगर आप इस मैप में देखें तो दुनिया के अधिकतर देश, दुनिया के ज्यादातर देश आपके इस उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं। ज्यादातर देश, भाई यहां से आप देख लीजिए, यहां से नीचे कुछ कंट्री ये है, कुछ कंट्री ये है, और कुछ कंट्री ये है, बस। इसके अलावा ये यहां पर कोई कंट्री है नहीं। ये तो आपका क्या है, एक सफेद आपका क्या है, कॉन्टिनेंट है, जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। यहां पर तो कोई देश है नहीं। तो ऐसे में ज्यादातर देश अगर आप देखें तो इस लाइन से ऊपर ही हैं। अब ज्यादातर देश ऊपर हैं, तो ज्यादातर देश में बड़ा दिन कौन सा? 21 जून, आज का दिन। इसीलिए 21 जून को रिकमेंडेशन दी गई
इस 21 जून के लिए रिकमेंडेशन दी गई कि सबसे बड़ा दिन ही हमारे लिए योग दिवस होना चाहिए। इसीलिए 21 जून को भारत के रिकमेंडेशन पर योग दिवस मनाया जाने लगा है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब? 21 जून, उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, कैसे होता है, सिचुएशन सारी समझ। इसके बारे में और भी बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स वगैरह में सेंड कर दीजिए। हम इसी ज्योग्राफी को बहुत डिटेल से समझाएंगे, जो एग्जाम में बहुत सारे सवाल और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी बिल्ड होगी। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन से आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐड लगाइएगा, रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, सभी जगह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चाहे टेलीग्राम है, सब में ऐड लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा। हमारा फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया है। फिर भी यदि कोई डाउट आपका है, कोई सवाल यदि आपका है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसी कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।